जापान का वीज़ा तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या करें इसके बारे में तो बात की ही नहीं, क्योंकि सिर्फ वीज़ा काफ़ी थोड़ी है। जापान जाने के लिए और भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं कि जब वीज़ा आ जाए तो विज़िट जापान वेब क्या चीज़ है और आपको वो सब क्यों पूरा करना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर आपने मेरी वीडियो देख के वीज़ा लगवा लिया जापान का तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं लगाया यार, जो घूमना जाना चाहते हैं जापान, वो जल्दी से अपना वीज़ा लगा लो, क्योंकि अभी काफ़ी सस्ते रेट है सारी चीज़ों के जापान में इन्फ्लेशन की वजह से। तो काफ़ी चीज़ों का आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं विज़िट जापान वेब की। तो कोविड के टाइम क्या हुआ, बहुत सारे देशों ने, क्योंकि कांटेक्ट कम करना पड़ा कोविड के लिए, तो पेपर्स वगैरह लेने बंद कर दिए इमिग्रेशंस में और सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। इसी चक्कर में जापान की सरकार ने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने माई SOS नाम का एक ऐप बनाया था जो कोविड की कांटेक्ट ट्रेसिंग कर सकते थे। और उसमें जो आने वाले जाने वाले ट्रैवलर्स थे वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते थे, ताकि वेरीफाई कर ले कि कोविड टेस्ट इसका सही है, इनकी वैक्सीन रिक्वायरमेंट सारी है। लेकिन धीरे धीरे जाके उन्होंने करके क्या देखा कि जो पेपर वो पहले लोगों से भरवाते थे उनकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये बहुत आसान है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए सारी चीज़ें चेक करना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें आप पहले ही 2-3 दिन अपलोड कर दोगे और वो पहले ही सारे क्लियर हो जाएगी। तो आपकी जो प्रोसेस है लैंड करने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करने का, कस्टम क्लियर करने का, वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो फिर आया विजिट जापान वेब ऐप। इस वेबसाइट का फ़ायदा ये हुआ कि कोविड के 1-1.5 साल में वैसे भी पैसेंजर्स बहुत कम थे, तो सरकार को वहाँ पे अच्छे से टेस्ट करने का मौका मिल गया और उन्होंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें ऑनलाइन कर ही देते हैं, क्योंकि पहले बहुत पेपर भरने पड़ते थे, बहुत सारे पेपर के प्रूफ लेके जाने पड़ते थे। तो विजिट जापान वेब से क्या होता है, आपको 3 QR कोड मिलते हैं। एक QR कोड होता है आपके क्वारंटीन का, इन्फॉर्मेशन का, जो ये दिखाता है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। जापान जाने के लिए 3 वैक्सीन पूरी चाहिए, 2 फुल वैक्सीनेशन डोज और 1 बूस्टर डोज होना चाहिए। और ये लॉज कभी भी बदल सकते हैं, हो सकता है वो 2 बूस्टर मांगने लगे, पर अभी के लिए 3 वैक्सीन चाहिए। अगर वैक्सीन नहीं है 3, तो फिर आपको एक कोविड RT-PCR टेस्ट चाहिए, एंटीजन, क्वांटिटेटिव एंटीजन टेस्ट, जो जीन स्ट्रिंग वाला होता है ना, कहाँ मैं लगा देता हूँ फोटो, ये वाला, ये टेस्ट आपको चाहिए। इसमें सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होनी चाहिए, पासपोर्ट नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें। और ये 72 आवर्स से पहले होना चाहिए आपकी फ़्लाइट के। तो ये हो गया एक QR कोड क्वारंटीन से रिलेटेड। दूसरा QR कोड आता है इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो उसमें आपको सारे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी पड़ती है, पासपोर्ट नंबर हो गया, नाम हो गया, ये सारी चीज़ें भर के, एड्रेस भर के आपके पासपोर्ट की कॉपी डालनी पड़ती है, स्कैन करके या अच्छे से क्लियर फ़ोटो खींच के। तो वो अपडेट करते हैं, उसको चेक करते हैं कुछ टाइम में, और कुछ टाइम के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपकी ये डिटेल्स भी पूरी है। और तीसरी चीज़ है कस्टम की। तो कस्टम के जैसे पेपर नहीं मिलते थे पहले, हर जगह कंट्रीज़ में जाओगे तो कस्टम के एक पेपर देते हैं भरने के लिए, इसी तरह जापान का भी होता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, वो सारे क्वेश्चनर ऑनलाइन कर दिए, तो आप पहले ही उसको भर के जा सकते हो और उसका तीसरा QR कोड मिल जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को करे कैसे, तो वो शुरुआत करते हैं, ये ट्यूटोरियल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये अकाउंट बनाना है अपना। अकाउंट बनाने के बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा, तो ईमेल डालो, ईमेल पे एक कोड आएगा, उस कोड को इसमें कोड के स्पेस में डालना, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो डालनी है। और मैं एडवाइस करूँगा हाईली, जो आपके पासपोर्ट में एड्रेस है, आपके पासपोर्ट में डिटेल्स है, वही डिटेल्स इसमें डालो, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, ताकि कोई चीज़ अलग ना हो कि पासपोर्ट तो इस एड्रेस पे बनवाया था लेकिन अब यहाँ रहता हूँ, तो ये कैसे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो पासपोर्ट में एड्रेस है उसको सिंपल वैसा ही रहने दो, ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपका परमानेंट एड्रेस एक तरह से माना जाएगा, क्योंकि वो पासपोर्ट के ऊपर है। फिर आप उसमें अपना एड्रेस, नंबर वगैरह डालो। फिर आएंगे कुछ सवाल फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका पासपोर्ट जापानीज़ है, तो नहीं है। उससे आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्पेशल री एंट्री परमिट है, तो इसमें भी आपको ना ही करना है। जब ये हो जाएगा तो ये बेसिक आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो गया क्वारंटीन के लिए। प्री रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है कि इसके बाद आपको वैक्सीन वगैरह की डिटेल्स बाद में आएगी, पर प्री रजिस्ट्रेशन के आपका अकाउंट बन गया और आपकी डिटेल्स बेसिक आ गई। अब आपके फैमिली के अगर और कोई मेंबर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन मेंबर्स की डिटेल भी आपको इसी तरह करके प्री रजिस्टर करनी है। जब वो प्री रजिस्टर हो जाएगा, उसके कुछ देर बाद आपको वो डिटेल्स डालने के लिए पहले आपको उसमें अपनी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन डालनी है, कि ट्रिप का नाम डालो,
उसमें लैंडिंग डेट डालो कि कब जापान में अराइव करोगे, अराइवल डेट। और ये डेट वो मत डालना जो आपकी फ़्लाइट इंडिया से या जहाँ से भी आप ये देख रहे हो वहाँ से उड़ रही है, वो डेट डालो जिस डेट को फ़्लाइट वहाँ पे लैंड होगी, वो अराइवल डेट मानी जाएगी। उसके बाद आपको फ़्लाइट का नाम चाहिए, तो कौन सी एयरलाइंस में जा रहे हो, वेसल नंबर होता है या एयरलाइन नंबर होता है, तो फ़्लाइट नंबर होता है। जैसे मैं गया था दिल्ली टू टोक्यो, तो मेरी फ़्लाइट थी JL10, जापान एयरलाइंस 10, तो ऐसी चीज़ें डालते हैं। फिर फ़्लाइट नंबर के बाद होता है एड्रेस, कि जापान में कहाँ रुकोगे, वो एड्रेस डालना पड़ता है। तो ये इस तरह के आपको 2-3 बार स्टेप्स करने पड़ेंगे, 2-3 बार ये डिटेल्स डालनी पड़ेगी। हर QR कोड के लिए वो थोड़ा थोड़ा मांगेंगे। मैं फ़ोन पे जैसे कर रहा था तो ऑटो फिल हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो भी फ़ायदा है, टाइम बचता है। लेकिन ये सब होने के बाद आपको चाहिए अब डिटेल्स कि आपके पास अगर 3 वैक्सीन है तो उस वैक्सीन का जो भी प्रूफ है, जो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट है किसी भी कंट्री में आप जहाँ पे भी कर रहे हो, उधर का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है 3 वैक्सीन्स का, अगर 3 है, और लिस्ट कर दूंगा नीचे, डिटेल्स डाल दूंगा एक लिंक, उस पर चेक कर लेना कौन कौन सी वैक्सीन है। चाइना की लगी हुई वैक्सीन और रशिया की लगी हुई वैक्सीन जापान वाले नहीं मानते। इंडिया की जितनी सारी वैक्सीन है वो सारी चलती है जापान में। तो 3 अगर वैक्सीन के डोज लगे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप उस पर अपलोड कर दो, और उसके बाद कुछ देर वेट करो। तो जो QR कोड है जब सबमिट कर दोगे तो QR कोड एक बनेगा, और QR कोड के ऊपर येलो कलर की एक लाइन होगी। येलो कलर की लाइन का मतलब है कि अभी अप्रूवल पेंडिंग है। तो मैंने जब किया था तो 3 से 4-5 मिनट के अंदर एक ईमेल आ जाता है कि आपका ये वैक्सीन अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है, पासपोर्ट का स्कैन आपका ठीक था, साफ़ सुथरा था, सब दिख रहा है या नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें अप्रूव होने में 4 से 5 मिनट लेता है। सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। वो डालोगे तो वो QR कोड होगा, उसके ऊपर येलो लाइन होगी। अगर येलो है तो मतलब पेंडिंग है, अगर वो ब्लू हो गया तो मतलब आपका एक पहला प्रोसीजर कंप्लीट है, पहला QR कोड रेडी है। इस QR कोड की आप फ़ोटो ले लो। ये ब्लू QR कोड है इमिग्रेशन वाला। एंड गलती से भी ना कोई नकली घपला करने की कोशिश मत करना कि नकली टेस्ट लगा दिया, नकली कोविड के सर्टिफिकेट लगा दिया वैक्सीन के। वीज़ा के जैसी चीज़ों में पंगे नहीं लेते, क्योंकि वो ऐसे जेल के पीछे डाल देंगे अगर कोई चीज़ गलत हुई तो अच्छे से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देना और गलतियां करने से बचना। क्योंकि एक बार अगर पकड़े गए ना गलती से, तो वो ऐसा बैन लगाएंगे कि जापान तो दूर किसी दूसरे देश में भी दोबारा नहीं घुस पाओगे। तो अपनी सारी डिटेल अच्छे से सच बनाना। अब क्वारंटीन QR कोड तो आपको मिल गया, इसके बाद आती है बारी इमिग्रेशन QR कोड की। इमिग्रेशन QR कोड के लिए क्या होता है, अपने पासपोर्ट की आपको सारी डिटेल डालनी है। अगर पिछले 2 हफ्तों में आप किसी और देश में गए हो तो उन देशों की डिटेल्स डालनी है, कौन कौन से देशों में गए हो उसकी डिटेल्स डालनी है। फिर ये डिटेल्स डालनी है कि जापान में कितने दिन रुकोगे, कहाँ कहाँ रुकोगे, क्या क्या करने आए हो, वो बेसिक जो डिटेल्स होती है वो करोगे। जब ये सबमिट कर दोगे सारी डिटेल्स चली जाएगी। उसके बाद फिर से वही होगा, पहले QR कोड आपको येलो कलर का मिलेगा, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, जब वो बाद में कंफर्म हो के ब्लू होके आ जाए उसका स्क्रीनशॉट तब लेना। जब ये हो जाए तो लास्ट बचता है एक और सिंपल सा कस्टम फॉर्म। कस्टम फॉर्म में बस वही आपसे पूछेंगे सारी चीज़ें कि आप कोई इलीगल चीज़ें तो नहीं लेके आ रहे हो। फिर पूछेंगे आप कोई ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह, टोबैको ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं ला रहे हो। फिर पूछेंगे आप करेंसी कितनी ला रहे हो, कैश कितना ला रहे हो, कौन कौन से देश का। तो अगर वो $10,000 से ज़्यादा है या 1 मिलियन येन से ज़्यादा है तो आपको डिक्लेयर करना है, नहीं तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक उसको नो करके आप कस्टम फॉर्म्स बेसिक जैसे हमेशा फिल करते हैं वो क्लियर कर सकते हो। तो बस अगर ये 3 चीज़ें हो गई, आपको आपके पहला QR कोड मिल जाएगा, दूसरा इमिग्रेशन का मिल जाएगा, और फिर कस्टम का। अब पहले एक और बार आते हैं उन लोगों के बारे में बात करने जिन्होंने 3 वैक्सीन नहीं लगाई है। अगर 3 वैक्सीन लगाई तो आपको चाहिए RT-PCR टेस्ट। जापान का RT-PCR टेस्ट कुछ ज़्यादा ही यूनिक इसलिए है क्योंकि बहुत स्पेसिफाई कर रखा है उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट चाहिए। तो उसकी डिटेल्स जापान की वेबसाइट पे जाके विजिट जापान या जापान हेल्थ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, कोविड रिक्वायरमेंट्स फॉर जापान गूगल करो, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। और ये टेस्ट कराने आप जो भी जहाँ पे भी इंडिया में आप पहले कराते थे एयरपोर्ट के पास, मैंने दिल्ली से कराया था। दिल्ली में है मालवीय नगर में एक बहुत बड़ा जीन स्ट्रिंग्स का टेस्टिंग लैब, वही कोविड की टेस्टिंग अभी कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि अब तो टेस्टिंग होती भी नहीं, तो थोड़े दिन में हो सकता है हर जगह रुक जाए। बट लग रहा है केसेस फिर से आ गए तो हो सकता है दोबारा बढ़ा भी दें। उसमें क्या होता है, आप पहले जाओ टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराने के बाद उनको जब व्हाट्सएप नंबर वो आपको देते हैं रिपोर्ट मंगाने के लिए, जब व्हाट्सएप पे वो आपकी रिपोर्ट टेस्ट भेज दे तो उनसे पूछना कि जापान का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जापान का एक फॉर्म मिलता है ये वाला,
इस फॉर्म को भी अपने साथ में रखना अगर कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसमें जापानीज़ में सारी इन्फॉर्मेशन है और इसको टिक करना होता है और स्टैम्प चाहिए होता है डॉक्टर का अप्रूवल सील का। तो जब ये सील लग जाएगी तो बेसिकली आपका जैसी भी कोविड टेस्ट रिपोर्ट हो ये वाली भी अप्रूव्ड होगी, उसमें सारे टेस्ट उसमें लिखा होगा कि क्या क्या है, तो वो भी एक साथ में आप ले सकते हो। उन लोगों को बोलो कि मुझे जापान वाला फॉर्म भी भर के दे दो, तो वो उनके पास होता है पहले से ही टेस्टिंग वालों के पास। वो फॉर्म नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो, ये PDF का लिंक मैं नीचे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वो PDF डाउनलोड करो, PDF से उनको व्हाट्सएप कर दो और बोलो कि ये भर के दे दो और इस पर स्टैंप लगा के दे दो कि ये टेस्ट हुआ है, ऐसा ऐसा टेस्ट है, ऐसा ऐसा रिज़ल्ट आया है हमारा, और टाइम कब था टेस्टिंग का और सैंपल कब लिया था टेस्टिंग का। ये सारी चीज़ें 72 घंटों से पहले होनी चाहिए फ़्लाइट से, 72 घंटों के अंदर अंदर। तो जब अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद आप आराम से जापान जा सकते हैं अपनी फ़्लाइट में। मैं तो गया था जापानीज़ एयरलाइंस में, या तो ANA में या जापान एयरलाइंस में ही जाता, क्योंकि उन दोनों एयरलाइन से बढ़िया कोई एयरलाइन है नहीं। बहुत मस्त एयरलाइंस है, टॉप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, खाना बहुत बढ़िया, सब कुछ ना। अब वो हो गया, इसके बाद क्या है वो अगली वीडियो में बात करते हैं कि जापान जब पहुंच जाओ, जब इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको पसंद आए तो शेयर कर देना अपने लोगों के साथ, और अगर जापान जाओ तो अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे टैग करना मुझे अपनी फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, ताकि मैं उनको भी शेयर करूँ। इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ रील्स वगैरह, जैसे यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।